आदरणीय कुमार सप्तऋषि जी और मंच पे आसीन बाकी दोस्त और दोस्तों, यहाँ आने का मेरा बहुत दिन से मन था। 2-3 साल पहले मैं यहाँ आया था। किसी कारण से मैं 2 बार नहीं आ पाया और मैं बहुत खुश हूँ कि इस बार आ पाया और आप लोगों से बातचीत हो पा रही है। पुणे में बोलना मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कि मुझे लगता है ये संवाद की जगह है और जो वाइब्रेशंस हैं बड़े सारे पुराने चिंतकों की यहाँ उपलब्ध है। मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा। मैं शुरुआत करूँगा एक बातचीत से जो राजमोहन गांधी जी ने अभी हाल में की। कह रहे थे कि किसी ने उनसे पूछा कि गांधी होते तो क्या करते, तो उन्होंने कहा कि गांधी होते तो 150 साल के होते और अब तो छोड़ दो उनको, 150 साल में कुछ कहने की हालत में नहीं होते। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा नहीं मुझे लगता है, क्योंकि गांधी कोई व्यक्ति नहीं है, गांधी एक आत्मा है इस समाज का, और ये आत्मा कोई एक नहीं है, आज नहीं है। इस समाज के इतिहास को यदि आप देखें तो आपको लगेगा कि गांधी बार बार अवतरित होते रहे हैं। चाहे आप कबीर से शुरू करें, उससे भी पहले आप विदुर पे चले जाएं। विदुर के बारे में आपको मालूम होगा कि वो अकेला आदमी था। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो सब लोग खामोश थे और विदुर विरोध कर रहा था, क्योंकि विदुर नीतिकार था। एक होता है जो नियम पे चलता है, एक होता है जो नीति बनाता है। तो गांधी हो, कबीर हो, बुद्ध हो, महावीर हों या दारा शिकोह हों, ये तमाम लोग नीति बनाने वाले लोग थे जो नियम को एग्जामिन करते थे। गांधी मेरे ख्याल से भारत की वो आत्मा है या मानवता की वो आत्मा है जो नीतियों को समझता है और मनुष्य के लिए बार बार नई नीतियों की खोज करता है ताकि हम सरवाइव कर सकें। तो इसीलिए गांधी किसी व्यक्ति के बारे में अब बातचीत नहीं है। वो तो शरीर था जो चला गया। शरीर बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं कि शरीर महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वो सिंबल है उस आत्मा के प्रकटीकरण का, एक सिंबल है जिसमें वो प्रकट हुआ। और ये प्रकट होना हम सबकी संभावना है, क्योंकि यदि आत्मा परमात्मा का अंश है तो हर आत्मा परमात्मा बनने की क्षमता रखता है। जैसे बहुत अच्छी एक किताब है, छोटी सी, कभी आप देखें, रविंद्रनाथ टैगोर की, उसका नाम है साधना। वो कहते हैं कि हर आत्मा परमात्मा बनने की क्षमता रखता है, लेकिन उसके लिए साधना करना पड़ता है और बड़ा कठिन साधना है। तो गांधी जैसे लोगों ने या बुद्ध जैसे लोगों ने बड़ी साधना की ताकि वो उसके करीब पहुंच पाए। जो लोग उसके करीब पहुंच पाते हैं उनको हम परमहंस कहते हैं। हंस हम सब लोग हैं, लेकिन परमहंस वो हैं जो उसके करीब पहुंच पाते हैं। और ऐसे लोग जो करीब पहुंच पाते हैं वो किसी का परिवार, किसी एक जाति का, एक धर्म का, एक देश का नहीं हो सकता है, वो मानवीय स्तर पर होते हैं। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, यदि हम देखें कि हमारी जो चेतना का स्तर है वो कैसे बदलता है। हम जब पैदा होते हैं तो हमें शुरू में यही नहीं पता होता है कि मेरा शरीर और मेरी माँ का शरीर अलग अलग है। एक बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं लकां, वो कहते हैं कि 8 महीने से 18 महीने के बीच में बच्चे को ये पता चलता है कि माँ का शरीर और बच्चे का शरीर अलग अलग है। और इसीलिए कहते हैं कि हमारे गांव में कहा जाता था कि बच्चे को दर्पण नहीं दिखाना चाहिए, ऐना नहीं दिखाना चाहिए, वो कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो आप देखेंगे, मैंने रिकॉर्ड किया है, जब मैं पढ़ रहा था इस बात को तभी मेरा बच्चा बड़ा हो रहा था, तो मैंने देखा कि ये सचमुच है कि नहीं। तो मैंने गौर किया, तो मैंने उसका वीडियो रिकॉर्डिंग एक दिन किया जब उसकी माँ बाहर चली गई और वो ढूंढ रहा था माँ को। फिर वो दर्पण में अपने को देखता था और अपने को छूता था, फिर दर्पण को छूता था, फिर माँ आई तो माँ को छूता था, और वो काफ़ी कन्फ्यूज़ था कि ये है कि दर्पण के अंदर कौन है। फिर उसे पता चला कि ये मैं हूँ जो अलग है। और जिस दिन से पता चला कि मैं अलग हूँ, उस दिन से यदि कोई कह दे कि मेरी माँ है ये, उसको पकड़ के, तो बहुत नाराज़ होता था, क्योंकि उसको लगने लगा था कि माँ मेरी अलग हो गई है। ये बड़ा अच्छा लकान ने उसको मिरर इमेज स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात की है।
फिर क्या होता है, धीरे धीरे हम समझते हैं, जैसे आप यदि अमर्त्य सेन की जीवनी पढ़ें, होम एंड द वर्ल्ड, तो उस स्टार्ट वो इसी से करते हैं कि उस समय मैं अपने पिताजी के साथ बहुत घूमा करता, म्यांमार चला जाता था, कहीं कहीं जाता था, तो मुझे यही नहीं समझ में आता था कि कलकत्ते और म्यांमार में क्या डिफरेंस है। ये जोग्राफिकल डिस्टेंस का मुझे आइडिया नहीं लगता था। मुझे लगता था कि मैं कलकत्ते में ही हूँ और कोई चीज़ें बदल गई हैं। तो धीरे धीरे फिर आपको ये अंदाज़ लगता है कि हम सब लोग अलग हैं और ये जोग्राफिकल डिस्टेंस है। फिर हम अपने परिवार के बारे में समझना शुरू करते हैं कि ये मेरा परिवार है। फिर हम समझते हैं ये मेरा समाज है। फिर समझ में आता है किसी समय के बाद कि एक देश जैसी कोई चीज़ है, राष्ट्र जैसी कोई चीज़ है जिसके हम हिस्सा हैं। जो बचपन में मुझे पढ़ाया जाने लगा कि तुम भारत के रहने वाले हो, गर्व करोगे भारत के हो, वगैरह वगैरह। फिर एक समय ऐसा भी आता है जब हमें लगता है कि हम इससे भी ऊपर हैं और एक मानव समुदाय के हिस्सा हैं, जिसको मार्क्स कहते हैं कि स्पीसीज बीइंग हैं, हम इंसान हैं और इंसान होने की एक खासियत होती है। और फिर हम उससे भी ऊपर जाते हैं। कुछ लोग, जब रमन महर्षि उससे ऊपर चले गए तो उनके लिए इंसान और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं था। सब लोग आते थे, उनके पास बैठते थे और चले जाते थे उनके आश्रम में। लोग कहते हैं कि शेर भी वहाँ आया करते थे, उनके आश्रम में बैठा करते थे। तो ये चेतना के विकास का धीरे धीरे स्तर आप देख सकते हैं कैसे बदलता है। और जब आप उस स्तर पर पहुँच जाते हैं, जब आपकी चेतना इन्फिनाइट वर्ल्ड की चेतना से मिल जाता है, तब वापस जब आप दुनिया को देखते हैं तो आपको अलग दिखती है दुनिया। मुझे लगता है गांधी जैसे लोग उस चेतना पर पहुंच गए थे, जिस चेतना से जब वो देखते थे तो दूसरा आदमी उनको दूसरा नहीं दिखता था, वो लगता था उनका ही एक हिस्सा है और ये सब लोग प्रकृति के, विशाल प्रकृति के हिस्सा हैं। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, मुझे लगता है कि जब मैं गांधी से संवाद करता हूँ तो उस आत्मा से संवाद करता हूँ, उस परमहंस से संवाद करता हूँ जिसके दिमाग में ये बात है कि मानव कल्याण होना चाहिए। हम भी क्या करते हैं, जब हम बहुत बीमार होते हैं, कमज़ोर होते हैं या कोई गलत काम करते हैं तो अपनी आत्मा से संवाद करते हैं और उससे पूछते हैं कि सही है कि नहीं है। गांधी भी तो यही कहते थे ना कि दिल से पूछ लो, सही बात जो होगी समझ में आ जाएगी, सही करना नहीं करना, दिल कभी झूठ नहीं बोलता है। तो गांधी दिल है हम लोगों के, इसीलिए वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक पूरी समझ है, वो एक पूरा संवाद करने के लिए हमारा एक सिंबल है जिससे हम संवाद करते हैं। तो बार बार हमें गांधी के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है और पड़ती रहेगी। इंसानों को गांधी के पास बार बार जाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हर बार जब हम संकट में पड़ेंगे तो किसके पास जाएंगे पूछने के लिए? तो उनके पास ही जाना पड़ेगा जिन लोगों ने कभी संकट के समाधान का प्रयास किया है, क्योंकि संकट का समाधान प्रयास करने के दरमियान उन्होंने बहुत कुछ सोचा समझा है। हो सकता है कि अभी जो संकट है उस वक्त नहीं था, डेफिनेटली नहीं था, लेकिन जो संकट था उस संकट में उनके सोचने की प्रक्रिया क्या थी, इस प्रक्रिया को पकड़ना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ से वो सोचते थे उस बात के बारे में। यदि हमने उस प्रक्रिया को पकड़ लिया तो हम आगे बहुत कुछ सोच सकते हैं। जिसे हम लोग कहते हैं सोशल साइंस में मेथड। यदि मेथड आ गया, जैसे आप बनाते हैं गणित, तो फार्मूला पकड़ना है, फार्मूला पकड़ में आ जाए तो बड़ा से बड़ा गणित जो है वो सॉल्व हो जाता है। तो ये गांधी से संवाद करते हैं हम इसलिए कि हमें वो फार्मूला पता चल सके जिससे हम समस्याओं का समाधान कर सकें। और साधना के बिना वो संभव नहीं है। मैथमेटिक्स भी साधना है, कला भी साधना है, साहित्य भी साधना है, और ये चेतना तक, उस चेतना तक पहुंचना भी साधना है जिस चेतना से हम समाज को, प्रकृति को, दुनिया को अलग तरीके से देख सकें, जिससे हम उसकी रक्षा की बात कर सकें, उसके विस्तार की बात कर सकें। अब दूसरी बात मैं करना चाहूँगा कि गांधी से किस तरह के लोगों के संबंध बनते हैं, कैसा संबंध होता है। ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा एक बार देखने का, भाई कितने तरह से संबंध गांधी से लोग बनाते हैं। एक संबंध होता है समर्पण का संबंध, मैं समर्पित हूँ गांधी को, भक्त हूँ गांधी के। वो लोग बार बार गांधी के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुमको कह दिया बापू, जो कहोगे वो मैं कर लूँगा। और बापू फिर संवाद करते हैं, उनके कॉन्सेंस में संवाद करते हैं। अक्सर ये होता है, मुझे भी कई बार ऐसा हुआ कि मैं बहुत उलझन में पड़ा हुआ हूँ और सपने में ऐसा लगा कि मैं संवाद कर रहा हूँ गांधी के साथ और वो मेरा उलझन सुलझ गया। ऐसा बहुतों के साथ होता होगा जो समर्पण से होता है। दूसरा समर्थन होता है, अच्छा गांधी तुम जो कर रहे हो ठीक ही कर रहे हो, मैं तो नहीं कर सकता हूँ, मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन मैं विरोध भी नहीं करता हूँ।
तीसरा होता है सानिध्य का, कि चलिए आपके सानिध्य में मैं आप विरोधी हूँ, मेरा विचार अलग है, लेकिन आपके सानिध्य में हूँ। और एक होता है समापन का, कि मैं आपको समाप्त करना चाहता हूँ, आपके साथ खड़ा हूँ लेकिन आपको समाप्त करना चाहता हूँ। ऐसा भी आजकल विचार बहुत पनप रहा है कि मैं समाप्त करना चाहता हूँ। आप यूट्यूब वीडियो पर जाएंगे तो लोग कहते हैं कि गांधी को समाप्त कर देना। अलग बात है कि गांधी को समाप्त करना बहुत मुश्किल है। मैंने एक चिट्ठी लिखी गांधी को, वो चिट्ठी मैं कभी आपको भेजूंगा, कि भाई क्या बात है कि आप समाप्त ही नहीं हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्यों आप समाप्त नहीं हो पा रहे हैं। तो उन्होंने मैंने कई सारे सवाल उठाए उनके साथ। तो ये बहुत लोग समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन जो एक बड़ा अच्छा तरीका हो सकता है गांधी के साथ होने का, वो है गांधी से संवाद करने का। अब संवाद क्या चीज़ है? संवाद 3 तरह के हो सकते हैं। एक होता है जानने के लिए संवाद, कि हम दोनों लोग बार बार सवाल जवाब कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपसे एग्री करेंगे हम आसानी से, आप भी हमसे एग्री नहीं करोगे, बातचीत करेंगे और हम दोनों सवाल जवाब के माध्यम से वादे वादे जायते सत्यम, सत्य की खोज करने की कोशिश करेंगे संवाद के साथ। एक होता है विवाद, जीतना है मुझे गांधी से और उसको क्रिटिक करना है, गांधी का जीतना है। और एक होता है वितंडा, जीत तो सकते नहीं है तो उसको कहीं डेविएट करके डिबेट कहीं और ले जाए, बोले तुम तो हो ही बेकार, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया, कहीं से कोई छोटा सा उदाहरण, एक सेंटेंस निकाल लें, फिर कहेंगे आपने ऐसा कहा था उस टाइम में और आप ऐसे हो गए, वगैरह वगैरह। तो 3 तरह का होता है। मुझे लगता है हमें गांधी के साथ संवाद करने की ज़रूरत है, उनसे एग्री करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि एग्री कर जाएंगे हम तो हमारी अपनी बौद्धिक क्षमता सीमित हो जाएगी। जितना ही संवाद करेंगे उतना ही गांधी का अर्थ निखरता चला जाएगा। बार बार यदि हिंद स्वराज आप पढ़ें और उससे संवाद करें, तो जैसे गांधी खुद गीता से संवाद करते थे। गांधी कहते थे कि गीता किसने लिखा, कब लिखा, क्यों लिखा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे इस बात से मतलब है कि मैं जब किसी संकट में पड़ता हूँ तो गीता से संवाद करने बैठता हूँ और गीता से मुझे उसका उत्तर मिल जाता है और मैं अपना काम करता हूँ। मेरे अपने काम में, इसे मैं कहता हूँ अंग्रेजी में कॉग्निटिव रीडिंग। कॉग्निटिव रीडिंग का मतलब है कि हमारा जो चिंतन की क्षमता है उसका विस्तार कैसे हो। तो गांधी से संवाद का मतलब है कि हम अपने चिंतन की क्षमता का विस्तार करें, ताकि हम उन समस्याओं के बारे में भी सोच समझ सकें जिनके जो चीज़ें गांधी के समय नहीं थी, और वो गांधी के साथ चल के करें। थिंकिंग विथ गांधी, थिंक एज आई एम थिंकिंग। जैसे गांधी सोचते थे, यदि वैसे हम सोचने लगें, उस प्रक्रिया को, सोचने की प्रक्रिया को हम अपना लें, तो फिर बहुत सारी बातें जो गांधी जी कह गए उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो समझ में आने लगेगी। जैसे मैं कहता हूँ ओनिंग द प्रोजेक्ट, मैं अपने छात्रों से कहता हूँ कि यदि गांधी को पढ़ना चाहते हो तो थोड़े दिन के लिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट करो, वैचारिक तौर पे। मैं तुम्हें नहीं कहता तुम गांधीवादी हो जाओ या आंदोलन में चले जाओ, मैं कहता हूँ वैचारिक तौर पे ये सोचो कि मैं गांधी की समस्याओं को ओन करता हूँ और फिर मैं सोचना शुरू करता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें जो गांधी कहते हैं वो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आने लगेंगी यदि आप उनकी समस्याओं को ओन कर लोगे, तब क्या वो करना चाहते हैं उसको ओन करोगे तो ये जो तरीका है गांधी के साथ संवाद का, ये 21वीं सदी में जो समस्याएं हमारे साथ हैं उससे संवाद यदि गांधी से हम स्थापित करें तो शायद हम बहुत समस्याओं का समाधान सोच सकते हैं, हो सकता है। मैं कई बातों पे अभी बार बार आऊँगा उस बात पे। एक बात और कहते हूँ, उसके बाद मैं समस्याओं पे आऊँगा। वो है कि गांधी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है दर्शन के क्षेत्र में। यदि आप गांधी हैज़ बिकम एन इंडस्ट्री, वो उद्योग है अभी, इस मायने में उद्योग है कि आप गांधी पे किताब लिख दें तो ये पक्का है कि आपको अच्छी रॉयल्टी मिल जाएगी। यदि आप उनके पक्ष में लिखेंगे थोड़ी कम रॉयल्टी मिलेगी, विपक्ष में लिखेंगे तो मैं जोकिंगली कहता हूँ कि जोरबाग में आप एक फ्लैट खरीद सकते हैं। जोरबाग दिल्ली का एक बहुत पॉश एरिया है, फ्लैट बहुत महंगा है। तो यदि गांधी को आपने गाली दे दी तो वो किताब इतनी बिकेगी आपकी कि, क्योंकि एक आदमी जो इतना परफेक्ट है उसके बारे में कोई कमज़ोरी कोई निकाल के दे तो लगता है अच्छा देखें क्या कमज़ोरी है। जैसे एक फेमस राइटर हैं अरुंधति रॉय, उन्होंने गांधी अंबेडकर को लेके एक किताब, अंबेडकर के इस पे किताब लिखी, बड़ी अच्छी किताब है, सब अच्छा है। अरुंधति राय की बहुत इज्जत करता हूँ, बड़ी चिंतक हैं वो। लेकिन उस किताब में उन्होंने क्या किया है,
गांधी और अंबेडकर के बीच एक विवाद क्रिएट करने की कोशिश किया है। डॉक्टर एंड सेंट नाम दिया किताब का, है वो एनालिसिस ऑफ कास्ट के ऊपर किताब, लेकिन नाम दिया डॉक्टर एंड सेंट। क्यों दिया नाम भाई डॉक्टर एंड सेंट? क्योंकि एक विवाद क्रिएट करना है, बड़ी उसकी मार्केट वैल्यू है इस विवाद की। तो उन्होंने वो जोरबाग में रहती हैं, इसलिए मैं कहता हूँ जोरबाग में आप भी घर खरीद सकते हो। तो बट जैसे ही मजाक में मैं कहता हूँ, तो क्या कंट्रीब्यूशन है गांधी का? ये जो आर्टिफिशियली डिबेट क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। एक बार जेएनयू में कोई अंबेडकर पे एक फिल्म चल रही थी, तो कुछ लोग खड़े होकर गांधी को गाली देने लगे। तो हमारे एक पुणे के प्रोफेसर थे गोपाल गुरु, वो बहुत नाराज हुए। वो गए स्टेज पर, बोले कि तुम्हें क्या पता है कि गांधी और अंबेडकर के बीच में क्या संबंध है। और फिर उन्होंने एक लेख लिखा, अंबेडकर्स गांधी, बहुत बढ़िया लेख है, जरूर पढ़ें उसको, अंबेडकर्स गांधी। तो ये जो विवाद क्रिएट करते, कभी टैगोर के साथ विवाद क्रिएट करते हैं, कभी अंबेडकर के साथ विवाद क्रिएट करते हैं, ये विवाद क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब लोग संवादी थे, ये आपस में संवाद करते थे, उनका लेवल ऑफ थिंकिंग बहुत ऊपर था, उनके बीच एक संवाद था। और मज़े की बात है कि जब अंबेडकर गांधी से मिले तो गांधी कहते हैं कि उसके बाद ऐसा कुछ अंबेडकर ने नहीं लिखा जिसे गांधी ने नहीं पढ़ा, हर कुछ को वो पढ़ते थे और बहुत सीरियसली पढ़ते थे। तो खैर उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या फिलॉसफी था, जो बड़ा कंट्रीब्यूशन था गांधी का, जो इन तमाम विवादों से निकाल कर गांधी को एक ऐसा व्यक्ति बनाता है जो कि नए दर्शन की खोज में है, मानवता के लिए नए दर्शन की खोज में है, और जो 21st सेंचुरी का दर्शन हो सकता है। मैं उसको कहता हूँ अंग्रेजी में एथिकल रियलिज्म, आदर्शवादी यथार्थवाद। ये आदर्शवादी यथार्थवाद भारतीय चिंतन के मूल में है। वो क्या है, उसको एक कहानी से मैं प्रूफ करता हूँ। आपने कहानी जरूर सुनी होगी कि एक साधु पानी में खड़ा है, नदी में, एक बिच्छू तैर के जा रहा है और साधु बिच्छू को उठा के बाहर निकालता है। ये कहानी हिंदुस्तान का लगभग हर बच्चा भी जानता है। तो बिच्छू से डंक मारता है, फिर वो पानी में चला जाता है, फिर निकालता है, फिर जाता है। तो किसी ने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो? उसने कहा बिच्छू अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। ये गांधी का आदर्शवादी यथार्थवाद है। यानी ऐसा नहीं है कि गांधी को यथार्थ की जानकारी नहीं है, गांधी से ज़्यादा यथार्थ के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। लेकिन गांधी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो कहते हैं कि इंसान के पास एक एथिकल एजेंसी है जो वो प्रैक्टिस कर सकता है और यथार्थ को बदल सकता है। ये जो यथार्थ को बदल देने की जो आपकी क्षमता है, जो निर्णय लेने की आपकी क्षमता है, क्या सही है क्या गलत है, ये सबसे बड़ी आपकी खासियत है। ये इंसान की सबसे बड़ी खासियत है कि वो निर्णय ले सकता है कि क्या सही है क्या गलत है। वो एक ताबीज़ भी देते हैं जो बड़ा फेमस है, सब लोग जानते हैं कि जब आप कोई काम करते हैं तो ये देखें कि आखिरी आदमी के लिए आपका काम या आपकी बात कितनी अच्छी है, उससे तय कर सकते हैं कि आप अच्छा काम करें या नहीं करें। बड़ी सिंपल ताबीज़ है। मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि कैसे इस आदमी से इतने लोग प्रभावित थे, रिमोट एरियाज़ में, जहाँ जिस आदमी का इनसे मिलना पॉसिबल नहीं था कभी ज़िंदगी में, वो भी इनसे इन्फ्लुएंस थे। ये इसको मैं कहता हूँ क्लोनिंग करते थे गांधी अपना क्लोन बना के छोड़ देते थे सब जगह। एक क्लोन ऐसा था फणीश्वरनाथ रेणु, पूर्णिया से मैं आता हूँ, वहाँ के एक बड़े लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। उनका एक उपन्यास है मैला आंचल, उसमें एक क्लोन है, वो इसका नाम है वामन दास। वो गांधीवादी है, छोटा सा आदमी है और वो गांधीवादी है, एकदम प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। तो कहीं नमक का स्मगलिंग हो रहा था, उसने गाड़ियों को रोक दिया और फिर अंत में उसकी जान चली गई। जैसे गांधी की हत्या हो गई, उनकी जान चली गई। उसके बाद क्या हुआ, ये इंटरेस्टिंग है। रेणु लिखते हैं कि उसके बाद उनका जो झोला था वो एक पेड़ के ऊपर टंग गया, जो झोला लेके चलते गांधीवादी झोला, और अब आज की तारीख में वो पेड़ है वहाँ पे। अब ये रेणु की कल्पना भी हो सकती है, लेकिन वो कहते हैं कि वो पेड़ है वहाँ पे जहाँ की हर गुजरने वाला आदमी अपने कपड़े से थोड़ा सा फाड़ के उसमें टांग देता है। उसका नाम है अब चिथरिया पीर। ये गांधी है, ये इनका एथिकल रियलिज्म है कि ऐसा नहीं है कि उसे पता नहीं था कि इसे क्या हो सकता है, लेकिन उसके लिए हम जान देने को तैयार हैं क्योंकि मेरी एथिकल एजेंसी ये है। वो तो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं अपना काम अपने सत्य पे तब तक टिका हुआ हूँ जब तक कि मैं जिंदा हूँ। और ये जो खासियत थी गांधी की, ये सबसे बहुत पावरफुल फिलॉसफी है। और ये फिलॉसफी उस समय गांधी दे रहे हैं
जिस समय दुनिया भर में जो फिलॉसफी डोमिनेंट हो रहा है वो फिलॉसफी है सेल्फिशनेस का, सेल्फ सेंटर्ड होने का, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म, दैट हर व्यक्ति जो है वो अपने गुणों का स्वामी है, वो उसे बेच सकता है मार्केट में। हम सब मार्केट में खड़े हैं, अपने गुणों को बेचते हैं और बेचना गुनाह नहीं है, ऐसा वो फिलॉसफी कहता है, हम सब लोग। और गांधी कहते हैं कि ये सब बेचने के लिए नहीं है, ये सब सेवा के लिए है। वो सेवा का कॉन्सेप्ट लाते हैं और कहते हैं ये सेवा करना, सेवा के लिए अपने गुणों का उपयोग करना, ये तुम्हारी एजेंसी है, ये तुम्हारी कैपेसिटी है, क्योंकि तुम ह्यूमन बीइंग हो, तुम डिसाइड कर सकते हो, तुम मनुष्य पुत्र हो, तुम आम जीव नहीं हो। ये गांधी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस दुनिया में फिलॉसफी को, कि एक तरफ रियलिटी को समझना कि उसका किधर मूवमेंट हो रहा है, दूसरी तरफ इस बात को असर्ट करना कि हम में से हर एक आदमी के पास वो एजेंसी है जो हम असर्ट कर सकते हैं, जो एथिकल है, जो मोरल एजेंसी है। और इसके लिए हमें किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है, किसी ग्रंथ की ज़रूरत नहीं है, किसी टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं, किसी धर्म की ज़रूरत नहीं है। हर इंसान को ये उपलब्ध है कि उस एजेंसी को प्रैक्टिस कर सके। अब इतना यदि मान लें कि एथिकल रियलिज्म है और ये दृष्टि हमारे पास है कि हम अपने एजेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे कि 21st सेंचुरी की समस्याएं क्या हैं और वहाँ हमारे पास क्या एजेंसी है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। रोने के बदले कि अब क्या होगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इंसान कुछ नहीं कर सकता है, गांधी यदि होते तो कहते कि वो एजेंसी तुम्हारे पास है कि तुम दुनिया को बदल सकते हो, और वो तुम्हारी इंडिविजुअली तुम्हारी एजेंसी है, उसके लिए तुम किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो, स्वराज है तुम्हारा। यदि तुम्हारे पास स्वराज है तो इसलिए है कि वो एजेंसी तुम्हारे पास है कि तुम बदल सकते हो। अब मैं पहला प्रॉब्लम उठाता हूँ 21st सेंचुरी का, जो मुझे लगता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा संबंध प्रकृति के साथ रहा है वो गड़बड़ हो रहा है। प्रकृति के साथ दो तरह के संबंध होते हैं, एक तो जनरल संबंध है, प्रकृति की सुरक्षा हम करते हैं, लेकिन उससे गहरा संबंध एक ये है कि हम प्रकृति के ऊपर निर्भर करते हैं अपनी जीविका के लिए, अपने जीवन के लिए। बिना प्रकृति से चीज़ों को लिए हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो अब सवाल है कि वो चीज़ों को लेंगे हम कैसे। तो इसके लिए बहुत सारे रीति रिवाज बनाए गए, बहुत सारे नियम कानून बनाए गए। हमारे यहाँ रीतियाँ बनाई गई कि आप रात में पेड़ को ना टच करें, प्रकृति से लें जरूर, लेकिन रात में फल ना तोड़ें, रात में पत्ता ना तोड़ें कि उसके अंदर जीव है। कहीं ये नियम बनाया गया कि आप नदी का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन नदी का स्वामित्व तो आपका नहीं होगा। नदी का स्वामित्व सबका, जो जीव जंतु है उसका भी नदी के ऊपर स्वामित्व है। ऐसा ही एक नियम कभी पश्चिम में बना आधुनिक जगत में, जिसका नाम पूंजीवाद है, कैपिटलिज्म, कैपिटल। वो क्या कहा, उसने कहा कि देखो जो प्रकृति है कुछ लोगों को कंट्रोल करने दो। यदि कुछ लोगों को कंट्रोल करने दोगे तो उसके अंदर एक काम करने की इच्छा होगी, क्योंकि क्यों काम करने की इच्छा होगी, क्योंकि आदमी बेसिकली लोभी है। ये उनका एजम्पशन है। ये एडम स्मिथ की एक किताब है, इसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस। तो वेल्थ ऑफ नेशंस लिखने के पहले एक बड़ी लंबी कविता छपी जिसमें किसी कवि का नाम नहीं था। उस कविता का आशय क्या था कि लालच अच्छी चीज़ है। उसके पहले लोग कहते थे लालच बुरी बला है, अब वो कहने लगा कि लालच अच्छी चीज़ है। एडम स्मिथ ने उस कविता को लेकर वेल्थ ऑफ नेशन को लिखा, कहा कि लालच को मान के, लालच को फंडामेंटल प्रिंसिपल मान के हम एक ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं जिसमें कि बहुत उत्पादन होगा। क्योंकि यदि हम मान लें कि लालची हैं, उसके लालच को उकेरेंगे तो आदमी और ज़्यादा काम करेगा और मेहनत करेगा लालच में, और फिर हम वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। दैट इज़ हाउ वेल्थ कैन बी क्रिएटेड। तो लालच बिकेम द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कैपिटलिज्म। लेकिन एडम स्मिथ ने दूसरी बात भी कही, कहा कि इस लालच से जो प्रोडक्शन होगा वो क्या करेगा, तो वो कॉमन गुड के लिए, आम भलाई के लिए काम में आना चाहिए। ये दो प्रिंसिपल रहा उसमें। लेकिन पूंजीवाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे कॉमन गुड गायब होता चला गया और लालच बरकरार रह गया। जैसे मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं पूरा इतिहास बताऊं, लेकिन एक लेख मैंने लंबा लिखा है इस पर कि क्या हुआ कि पहले कहा कि लालच अच्छी चीज़ है और हम सिविलाइज करेंगे दुनिया को, तो उपनिवेशवाद बनाया कि हम सिविलाइज करने चले गए, नया सिस्टम बनाया प्रोडक्शन का। फिर क्राइसिस हुआ इकोनॉमी में, तो कहा कि देखो इस इकोनॉमी में क्राइसिस होगा तो लोग छोड़ जाएंगे तुमको, तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स आया।
फिर क्राइसिस हुआ इकोनॉमी में, तो कहा कि देखो अब ऐसा है कि जो कॉमन गुड है वो वेल्थ नहीं है, कॉमन गुड है फ्रीडम। तो रीगन और थैचर के टाइम में जो बड़े दो फिलोसफर हुए, उन्होंने कहा कि कैपिटलिज्म की सबसे बड़ी खासियत है कि वो तुम्हें फ्रीडम देगा, तुम्हें सुख नहीं देगा, सुख भाग में तुम्हारी हिस्सेदारी नहीं होगी, लेकिन फ्रीडम तुमको देगा। फिर सबसे मज़ा तब आया जब 2008 में इकोनॉमिक क्राइसिस आया। 2008 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस था, उसके टाइम में जिन लोगों ने कमेटी बनाई और रिपोर्ट दिया, उन सारे रिपोर्ट्स में एक बात कॉमन है कि इस इकोनॉमिक क्राइसिस का सबसे बड़ा कारण है लालच, ग्रीड। ग्रीड के कारण ही ये इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है। अब समस्या है कि यदि आप ग्रीड को हटा दें तो कैपिटलिज्म कोलैप्स कर जाएगा, तो ग्रीड को प्रोटेक्ट करना है हमको, तो यहीं से संकट हमारा शुरू होता है। जो कैपिटल का ग्रीड है वो अब क्या क्या काम कर रहा है हमारे लिए, तो वो क्या कर रहा है कि वो जो पहले जब क्राइसिस इकोनॉमी में होता था तो कैपिटल मजदूरों पे डिपेंड करता था, तो ट्रेड यूनियन से बार्गेन करता था, कुछ सुविधाएं उसको देता था, बहुत कुछ करता था। अब सुविधाओं को देना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि अब कैपिटल अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेक्नोलॉजी पे जा रहा है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स। आप देखेंगे लोग कहते हैं कि अमेरिका जैसे देश में भी आने वाले 10, 15, 20 साल में 70% लोग लेबर फोर्स से बाहर निकल जाएंगे। उनके पास तो बहुत पैसा है, लोग भी कम हैं, तो उन्होंने क्या टेक्निक निकाला है कि हम तुम्हें मिनिमम इनकम दे देंगे, आप आराम से रहो और हमें अपना काम करने दो। वो मिनिमम इनकम कहाँ से लाएंगे? तो दुनिया भर को शस्त्र बेचेंगे। हम तो कपड़े बेचते हैं, छोटी छोटी चीज़ बनाते हैं, उसमें इतना फ़ायदा है नहीं। वो तो आर्म्स बनाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, तो अपने लोगों को दे देंगे। हमारे यहाँ क्या होगा? हम भी आर्म्स प्रोडक्शन में जाएंगे। अब अभी हो गया नियम, डिफेंस इज डेवलपमेंट का स्लोगन आ गया। और क्या होगा उससे कि जो हम खर्च करते थे हेल्थ केयर पे, एजुकेशन पे, उसको हम स्क्वीज करेंगे, उसको हम बाहर निकालेंगे उससे, जो अभी आपका संकट होने जा रहा है। इस पूरे का परिणाम क्या निकलेगा कि लोग आंदोलित होंगे, क्योंकि लोग संकट में आएंगे, नौकरियां खत्म हो जाएंगी, लोग बाहर होंगे। इस आंदोलन को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? अब आप देखेंगे जो पहला इसका सिंबल था इस आंदोलन का, वो था ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट, जो गांधीवादी तरीके से पूरी दुनिया में हो रहा था। वो तो खत्म हो गया, नहीं हो पाया, आगे बढ़ नहीं पाया, क्योंकि उसको डिफ्यूज़ कर दिया। तो कहा कि ये जो आंदोलन होने वाले हैं इसको हमें डिफ्यूज़ करना है। कैसे डिफ्यूज़ करेंगे? तो अब जो स्टेट आपका इमर्ज कर रहा है, नया जो स्टेट का फॉर्म दुनिया भर में आ रहा है, उसको मैं कहता हूँ ये टेक्नो ऑथोरिटेरियन स्टेट है। ये केवल ऑथोरिटेरियन नहीं है, उसके पास पूरा टेक्नोलॉजी है, यानी वो अपने टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको कंट्रोल करेगा, आपके थॉट प्रोसेस को कंट्रोल कर लेगा। अब वो जो सोशल मीडिया वो क्या कर रहा है, पूरा रिसर्च इस बात पे है कि आपके थॉट प्रोसेस को कैसे कंट्रोल कर लिया जाए। आपने देखा कि ब्रेक्सिट जो हुआ इंग्लैंड में, संयोग से मैं वहाँ था उस टाइम, मैं लोगों से पूछता था कि भाई ब्रेक्सिट पे क्या इरादा है तुम्हारा? लोग कंफ्यूज थे, और फाइनली वो निकल आया। बाद में पता चला कि एक पूरी एजेंसी हायर की गई थी जिसने लोगों के दिमाग के सोचने का तरीका बदल दिया। तो हमारे सोचने के तरीके पे अटैक अभी शुरू होगा। ये कैपिटलिस्ट स्टेट और ये कैपिटल दोनों मिलकर हमारे ऊपर करेगा, और जो भी सोचने वाले फोर्सेस हैं उनके लिए संकट उत्पन्न होगा। मेरे एक दोस्त ने बड़ी लंबी कविता लिखी है, अखलाक आन उनका नाम है, प्रोफेसर है पर्सियन के JNU में, सोचने पे पहरा है। बहुत लंबी सी कविता है, बड़ा अच्छा उन्होंने लिखा है, कभी आप पढ़ें उसको। तो ये कैपिटलिज्म का एक बड़ा संकट होगा। अब गांधी का क्या सवाल जवाब था इसके लिए? यदि आज ढूंढे कि गांधी क्या कहते थे इसके लिए, गांधी बहुत सिंपल बात कह दिए। सिंपल सी बात है, नेचर हैज़ एनफ फॉर नीड बट नॉट फॉर ग्रीड। तुम्हारा सिस्टम ही ग्रीड पे बेस्ड है, चलने वाला नहीं है। तुम नीड बेस्ड सिस्टम बनाओ। और ये नीड बेस्ड सिस्टम कैसे बनेगा? एक मॉडल था सोवियत यूनियन का। वो भी मॉडल क्या था कि नहीं, ग्रीड तो ठीक है लेकिन सबों का ग्रीड फुलफिल होना चाहिए, बट वो सस्टेनेबल नहीं है। सबों का ग्रीड कैसे फुलफिल होगा? तो वो कोलैप्स हो जाएगा। गांधी कहते थे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें भी लेनी होगी कि हम अपने नीड से ज़्यादा ना लें, क्योंकि ये कॉमन प्रॉपर्टी है। ये जो रिसोर्स है, नेचर का रिसोर्स है, ये कॉमन प्रॉपर्टी है। हम अपने नीड के हिसाब से इससे चीज़ों को लें, ग्रीड से ना लें। गांधी यदि नहीं मारे गए होते तो कैपिटलिज्म उसे मार देता, क्योंकि कैपिटलिज्म तो सर्वाइव करता है ग्रीड के ऊपर, और गांधी कह रहे ग्रीडी मत बनो। तो बड़ी परेशानी है। उनके बड़े दुश्मन थे गांधी के, एक दो दुश्मन नहीं थे, बहुत सारे दुश्मन थे।
वो भी एक दुश्मन हो जाता है उनका। तो ये जो ट्रस्टीशिप का उनका आइडिया था कि हम सब लोग ट्रस्टीज हैं। लोग कहते हैं ये ट्रस्टीशिप तो यूटोपिया है, ये बेकार है, लेकिन अभी इस पे बड़े प्रयोग चल रहे हैं और यही उत्तर है कैपिटलिज्म के इस क्राइसिस का। ये मैं असर्ट करके कहना चाहता हूँ और मैं आधार मेरा बहुत ही एम्पेरिकल है। मैंने ऐसे कई प्रयोगों का अध्ययन किया है और तब मैं कह रहा हूँ, और इस प्रयोग को करने की ज़रूरत है, इस तरह के प्रयोग को करने की ज़रूरत है। जैसे एक प्रयोग है जो मॉन्ड्रेगॉन एक्सपेरिमेंट कहते हैं उसको, ये स्पेन में है मॉन्ड्रेगॉन एक्सपेरिमेंट। वहाँ पर कोविड के दरमियान भी आमदनी कम नहीं हुई। एक पूरा 1 लाख लोगों का एक कोऑपरेटिव है जो उसमें काम करते हैं। उसमें जो हाईएस्ट इनकम है, लोएस्ट इनकम है, उसके बीच का गैप बहुत छोटा है और बहुत ही बढ़िया सोसाइटी वहाँ क्रिएट हुआ है। जबकि वो इलाका बहुत ही गरीब इलाका था, वहाँ सिर्फ अपराधी लोग जाके बसते थे। किसी एक आदमी ने, जो किसी चर्च का पादरी था, वो वहाँ जाकर क्रिश्चियनिटी का प्रचार करना चाहता था, लेकिन उसे लगा यहाँ तो गरीबी में क्या क्रिश्चियनिटी का प्रचार करेंगे। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया और ये कोऑपरेटिव फॉर्म किया और धीरे धीरे वो कोऑपरेटिव इतना पावरफुल हो गया, अभी पूरी दुनिया के लोग उसका अध्ययन कर रहे हैं। ये शायद नया फॉर्म ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन होगा। तो वहाँ इंटरव्यू में मैंने देखा, एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा कि ऐसी क्या चीज़ है कि आप सर्वाइव कर रहे हो, क्यों आपके अंदर उस तरह की चीज़ें नहीं हो रही हैं जो और समाज में हो रही हैं। तो उसने कहा कि सबसे बड़ी बात हमारी ये है कि हमारे एथिकल प्रिंसिपल्स बहुत स्ट्रांग हैं, जिस पे हमारा फुल कमिटमेंट है। तो यदि एथिकल प्रिंसिपल आपके कमज़ोर हो जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। गांधी कहते हैं कि ये एथिकल प्रिंसिपल्स को स्ट्रांग करो और उसके थ्रू तुम्हें ये लाना है। ट्रस्टीशिप इज़ नॉट अबाउट एन इंस्टीट्यूशन, ट्रस्टीशिप इज़ अबाउट एथिक्स, वेरी स्ट्रांग एथिक्स जो सस्टेनेबल है। मैं दूसरा एग्जाम्पल दूंगा, मेरे पास कई एग्जाम्पल्स हैं लेकिन मैं 2 दे के ख़त्म करूँगा इस बात को। एक एग्जाम्पल है, झारखंड में एक जगह है पलामू के पास, जहाँ एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, उसका नाम है चक्रीय विकास योजना। एक गांधीवादी सज्जन थे, PR मिश्रा उनका नाम था, वो सॉयल इंजीनियर थे चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में एक लेक है जहाँ सिल्टिंग बहुत हो रहा था, मिट्टी आ जाती थी, वहाँ पेड़ लगाना था। वो उन्होंने पूछा पेड़ क्यों नहीं लग रहा है, तो लोगों ने बताया कि गांव के जो आदिवासी लोग वहाँ रहते हैं वो पेड़ उखाड़ देते हैं। तो इन्होंने कहा मैं खुद चलूँगा। वो पैदल चले गए, वहाँ से 3-4-5 किलोमीटर था, वो पैदल जाके बोले मैं तब तक गांव में रहूँगा जब तक कि पेड़ लगेगा नहीं। तो आदिवासियों से बात करने लगे, तो आदिवासियों ने कहा कि भाई आपको तो पेड़ लगाना नहीं आता है, आप पेड़ क्या लगाओगे। बोला क्यों, तो आप तो फीते वेते से नाप के पेड़ लगाते हो, ऐसे थोड़ी पेड़ लगता है। फिर उन्होंने सीखा कि पेड़ कैसे लगाया जाना चाहिए और एक पूरा नॉलेज ट्रेडिशन था आदिवासियों के पास कि किस पेड़ के बगल में कौन सा पेड़ लगाना चाहिए, और वो बड़ा सक्सेसफुल मॉडल वहाँ पे हो गया। जब रिटायर कर गए तो झारखंड गए हुए थे, झारखंड में एक स्टेशन में बैठे थे, एक महिला लकड़ी का गठरा लेके ट्रेन पर चढ़ने का कोशिश कर रही थी। झारखंड बहुत गरीब एरिया था, तभी वहाँ पे सूखा भी पड़ा था। तो ट्रेन चल पड़ी, महिला गिर गई और लकड़ी का गट्ठर बिखर गया और वो रोने लगी। तो इन्होंने जाके उसको उठाया, पूछा क्या बात है अम्मा, तो बताया कि ये मेरे खाने का उपाय है, अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास खाना नहीं है, सप्ताह में 1 बार जाती थी मैं। तो ले गए उसको। फिर वहाँ उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि आदिवासियों की ज़मीन को एक साथ जमा किया और हर एक घर के एक बंदा को उन्होंने साल भर का डेली वेजेस पे पैसा दिया और कहा कि प्रकृति है, हम सब स्टूडेंट हैं इसके, हमें सीखना है इससे। और एक गांव का समिति बनाया, जिस समिति को ये अधिकार दिया कि सब लोगों के नाम से एक पासबुक खुला और सबका पासबुक उस समिति के पास होगा। जो किसी को खर्च करना है तो समिति से अनुमति लेनी पड़ेगी। और उन्होंने उसके बाद उस इलाके में पेड़ लगाना शुरू किया, जो उन्होंने सीखा था वहाँ से, उसको वहाँ एक्सपेरिमेंट किया। मैं एक मीटिंग में बैठा था जिसमें वो प्रेजेंट कर रहे थे कि वहाँ क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि हमने वर्ल्ड बैंक से 9 करोड़ रुपए लोन लिए थे। वो लोन नहीं था, ग्रांट था एक्चुअली, वहाँ पे काम करने के लिए। लेकिन 3 साल में हमारे पास 2 करोड़ रुपया वापस करने के लिए है और ये वो पैसा आप वापस ले लो। और ये लोग कह रहे थे ये पैसा वापस नहीं है, तो ग्रांट है, ये तो लोन नहीं है। तो बोला नहीं, वापस तो आपको लेना होगा, क्योंकि मैंने आदिवासियों से कहा कि हम कर्जा लेके आए और कर्ज लेके मरना बहुत पाप है, ऐसा करना ठीक नहीं है। तो वो लोग एग्री करते, गांव से मैं भेजा है पैसा लेके।
तो 4 साल के अंदर उन्होंने सारा पैसा वापस कर दिया। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने एक चक्रीय विकास फंड बनाया जहां उस पैसे को जमा किया। और दूसरी मीटिंग में आए थे लोग, उनसे कह रहे थे वर्ल्ड बैंक के लोग कि भाई आप इतना अमरूद पैदा करते हैं, इतना दूध पैदा करते हैं, उसको मार्केट में बेचिए। बोला कि खाने का चीज़ मार्केट में बेचने के लिए नहीं है, खाने का चीज़ खाने की चीज़ है। तो चारों तरफ अकाल पड़ा हुआ है, 25 गांव में दूध और अमरूद मुफ्त में हम बांटते हैं। तो बोला ऐसे कैसे होगा, फिर भी आपके पास ज़्यादा है। बोला कोई बात नहीं है, हमारी गैया अमरूद खाएगी और दूध से हम अमरूद का पेड़ सींचेंगे। इरिटेट हो गए उन्होंने कहा। ये वैल्यू सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया। ऐसा वैल्यू सिस्टम क्रिएट किया कि जिस महिला को लकड़ी, जिस महिला की मैंने कहानी बताई, उसको अपनी बेटी की शादी करनी थी, उसके पास बहुत पैसा जमा हो गए थे। तो उसने कहा कि अब पैसा मुझे दो, मुझे बेटी की शादी करनी है। बोला नहीं, कितना खर्चा होगा ये एस्टिमेट पास करवाओ कमेटी से। कमेटी ने कहा कि इतना पैसा क्यों खर्च होगा, बेटी को पैसे दे दो, हम सब लोग शादी में आएंगे, अपना अपना खाना लेके आएंगे, बारात का खूब स्वागत करेंगे, उनके लिए भी कुछ लेके आएंगे, और पैसे क्यों खर्च करने हैं, इसमें पैसे की खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये जो एथिकल गांधीयन प्रिंसिपल्स है, मुझे लगता है कि वही दुनिया को इस वक्त बचा सकता है, क्योंकि जो मॉडर्निटी है उसमें एथिक्स नहीं है, उसका एथिक्स बहुत कमज़ोर है। हम रीजन से एथिक्स तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, एथिक्स तो हम दिल से ही पहुंच सकते हैं। तो कैपिटलिज्म का जो फाइट है, कैपिटलिज्म के खिलाफ जो फाइट है, उस फाइट के लिए हमें इनोवेट करना पड़ेगा। हम यदि कैपिटलिज्म को हरा के दूसरा कैपिटलिज्म बनाना चाहते हैं, हम यदि इंडस्ट्री के द्वारा ही सब कुछ करना चाहते हैं, तो ये नहीं चल पाएगा। हमें गांधी के साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी कि अब इस हालात में हमारा पॉपुलेशन बढ़ गया है, हमारे पास बहुत खर्चा है, अब इस हालात में कौन सा नया तरीका अपनाया जाए कि हम सब मिलजुल के एक दूसरे के लिए चीज़ों को उपलब्ध करें। दूसरा एक अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, मैं बहुत गौर से उसको देख रहा हूँ, क्योंकि मैं उसका पार्ट हूँ। हमारे एक दोस्त हैं प्रोफेसर पॉलिटिकल हिस्ट्री के, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत पॉपुलर प्रोफेसर थे, नौकरी छोड़ के गाँव में जाकर वो काम कर रहे हैं और लड़कियों को ट्रेंड कर रहे हैं काम में, बहुत सारे काम में, और बहुत सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। और उसी गाँव में हर साल हम लोग सेमिनार भी करते हैं, जिसमें दुनिया भर से लोग आ रहे हैं बात करने के लिए। तो ये नए प्रयोग हो रहे हैं। वो कहते हैं कि गांधी से हमें सीखना है पॉलिटिक्स ऑफ प्रोडक्शन। जब तक हम पॉलिटिक्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं करते हैं तो पॉलिटिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से काम नहीं चलेगा, पॉलिटिक्स ऑफ प्रोडक्शन में जाना पड़ेगा। ये मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स ऑफ न्यू काइंड ऑफ प्रोडक्शन विल चैलेंज कैपिटलिज्म। पहला तो ये है मेरा। दूसरा जो खतरा दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा खतरा हो रहा है, वो है एकाकीपन का, अकेलापन का। अभी मैं बात कर रहा था जापान से, एक मेरे मित्र लौट के आए हैं, मैंने पूछा कैसा है जापान, बोला बहुत डेवलप्ड है, सब कुछ बहुत सुंदर है, लोग बहुत अकेले हैं। अब भाई लोग ही अकेले, तो डेवलपमेंट को लेकर हम क्या करेंगे। ये अकेलापन इतना बढ़ गया दुनिया भर में। भारत तो अभी बहुत बेहतर हालत में है, यहाँ भी लोग कह रहे हैं कि डिप्रेशन हैज़ बिकम महामारी, लेकिन ये हालत हो गई अकेलेपन की। इंग्लैंड में मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस बनाया गया है। इंग्लैंड और फ्रांस में मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस है। एक नॉवेलिस्ट हैं बहुत अच्छे, कभी मौका मिले उनको पढ़िए, फ्रेंच नॉवेलिस्ट हैं, उनका नाम है मिचेल वेलबैक। उनकी किताबें एटोमाइज्ड, उसका जो प्रोटोगनिस्ट है वो ह्यूमन जीनोम साइंस का साइंटिस्ट है, और वो घूमता है सब जगह, उसे इंसान जो है जीनोम दिखता है, और फिर देखता जाता है, कहता है कि ये सब अकेलापन इतना ज़्यादा है, सब अकेले हैं। मैं जिस समाज में, जिस सोसाइटी में रहता हूँ, हाउसिंग कॉलोनी में, 70% लोग अकेले रह रहे हैं। अभी ये बता रहे थे कि जापान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सालों साल घर से बाहर ही नहीं निकले, खाना भी वहीं आता है, घर के अंदर रहते, कोई है ही नहीं, अकेले रहते हैं, घर के अंदर रहते हैं। ये हालात जो लोनलीनेस का हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये हम सब लोग एटोमाइज्ड हो रहे हैं। ये एटोमाइजेशन का प्रोसेस आज नहीं शुरू हुआ है, ये गांधी जी के समय में था। गांधी जी के समय में ये डोमिनेंट फिलॉसफी हो रहा था कि हम सब लोग इंडिविजुअल हैं, जिसको आप इंडिविजुअलिज्म कहते हैं। गांधी जी के लिए भी समस्या थी, यदि हम इंडिविजुअल हैं तो दूसरों के लिए क्यों मरने जाएंगे, हमारा अपना काम है, अपना करेंगे, अपने लिए मर सकते, दूसरों के लिए क्या करेंगे। तो गांधी जी ने इसको सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया? उन्होंने कहा कि हम तो कुछ है ही नहीं, हमारा अस्तित्व ही दूसरों के कारण है। बचपन से लेके बुढ़ापे तक का अस्तित्व दूसरे के कारण है। हम सब लोगों ने बचपन से लोन लिया है बाकी लोगों से, अब जब सक्षम हो जाते हैं तो वो लोन हमें वापस करना है। तो ह्यूमन बीइंग्स जो है वो रिलेशनल बीइंग है।
हम जीव ही ऐसे हैं जिस जीव को दूसरे लोगों के साथ संबंध बनाना है। बड़ा अच्छा उदाहरण है इसका। अमेरिका में मैं गया था कुछ दिन पहले, तो देखा कि लोग कुत्ते बहुत रखते हैं वहाँ। तो किसी ने मुझे जोकिंगली कहा कि उनके बच्चे को छू दोगे यदि आप तो बहुत नाराज होंगे, वो कुत्ते को छूओगे तो बहुत खुश होंगे। मैंने कहा इतना क्यों रखते हैं? लोनलीनेस इतना ज़्यादा है उनका। तो ये जो लोनलीनेस है, इंसान उस लोनलीनेस से घबराता है। हम नज़दीक जाना चाहते हैं दूसरे के, लेकिन दूसरा क्या हो गया है, ये जो इंडिविजुअलिज्म है वो कहता है कि द अदर इज हेल। ये एक जो बड़े फिलॉसफर हैं, फ्रेडरिक हाइक, इकोनॉमिस्ट थे बहुत बड़े, जो रिगन के इकोनॉमिस्ट थे, वो कहते थे कि मेरी स्वतंत्रता इतनी एब्सोल्यूट है कि आपका प्रेजेंस भी उसके लिए खतरा है, लेकिन आपके प्रेजेंस को मैं टॉलरेट करता हूं, क्योंकि आप नहीं रहोगे तो बहुत सारा काम मेरा नहीं होगा, तो मैं आपको टॉलरेट कर लेता हूं। अब ये गांधी कहते हैं कि टॉलरेशन नहीं करना है, लव करना है, दूसरे को प्रेम करना है, टॉलरेट नहीं करना है। टॉलरेंस इज नॉट द कीवर्ड, लव इज द कीवर्ड। अल्टीमेट थिंग इज लविंग अदर ह्यूमन बीइंग। क्यों? व्हाई डू आई लव अदर ह्यूमन बीइंग? क्योंकि यदि उस कॉन्शसनेस पे आप पहुंचते हैं जिसकी मैं पहले बात कर रहा था, तो वहां से आपको लगता है कि आप भी हमारे हिस्सा हैं। हम सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और हम दूसरे से हिस्से हैं। जो प्रकृति है वो भी हमारा हिस्सा है, हम उसके पार्ट हैं। तो हमें उसके साथ लव के साथ रहना है। आई एग्जिस्ट बिकॉज यू एग्जिस्ट। आप नहीं तो हम ही नहीं हैं। यदि हम नहीं हैं अकेले में तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि आपके नहीं होने के कारण हम नहीं हैं, तब तो हमें आपका होना इंश्योर करना पड़ेगा कि आप रहें। तो ये लव जिसे मैं कहता हूं, गांधी का आइडिया, ये पॉलिटिक्स ऑफ अनकंडीशनल लव, पॉलिटिक्स ऑफ अनकंडीशनल लव। जहां ह्यूमैनिटी अभी जा रहा है, वहां यदि हमने पॉलिटिक्स ऑफ अनकंडीशनल लव नहीं किया तो हम बहुत दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मैं उस पर और आगे आऊँगा। इसके बाद मैं तीसरा प्रॉब्लम ले रहा हूँ, जो है पर्यावरण की समस्या। बहुत गंभीर समस्या है पर्यावरण की। और क्यों समस्या है पर्यावरण की? क्योंकि हम पर्यावरण का दोहन करते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट पर्यावरण के बारे में गलत है। क्योंकि मॉडर्निटी ने पर्यावरण को हमारा हिस्सा नहीं मान के रिसोर्स बना दिया है। वो तो ह्यूमन को भी रिसोर्स बना देता है। यू हैव ए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। हम लोग इंसान थोड़ी है, रिसोर्स हैं, लेबर फोर्स है, ये ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। तो गांधी कहते हैं भाई इसको रिसोर्स मत बनाओ, पर्यावरण के साथ कोएग्जिस्ट करना सीखो। पर्यावरण की सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। जैसे नदियां मर रही हैं, चारों तरफ नदियां मर रही हैं। आप देखेंगे, मैं अपने गांव में गया, बचपन में 5 नदियों को पार करके जिस गांव में जाता था, अभी मेरी गाड़ी सीधी चली गई वहां बिना किसी पुल के। मैंने पूछा क्या हुआ नदियों का? कहा कि नदियां सब मर गई। अब नदियों के मर जाने से जो समस्याएं हो रही हैं उसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, क्या समस्याएं हो रही हैं। नदियां सूख रही हैं, गांव के गांव उजड़ रहे हैं। एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट आप सब लोग जानते हैं जो हुआ अलवर में, जो राजेंद्र सिंह जी ने किया, जो आंदोलन उन्होंने चलाया। वो यदि गांधी के संवाद वो नहीं करते तो वो आंदोलन नहीं चलने वाला था। वो गांधी के संवाद के चलते आंदोलन हो पाया। अब गांधी थोड़ी किसी नदी को बचाने गए थे, कभी नहीं गए थे, लेकिन वो सूत्र उन्होंने दिया था कि नदी को बचाओगे तो पानी बचेगा, पानी को बचाओगे तो गांव बचेगा, गांव को बचाओगे तो जीवन बचेगा, जीवन बचेगा तो संबंध बचेगा। ये सूत्र था, जिस सूत्र को जाकर उन्होंने लोगों से बातचीत की और लाख सरकार के खिलाफ करने के बावजूद उनका एक्सपेरिमेंट सफल हुआ। तो पर्यावरण की कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी समस्याएं हैं जो डिमांड हम पर्यावरण पे करते हैं। वो डिमांड अनएथिकल डिमांड्स बहुत सारा होता है। गांधी गए टैगोर से मिलने, तो टैगोर का तो एस्थेटिक्स बहुत डेवलप था, तो उन्होंने कमरा को बहुत सजाया, बहुत अच्छे से सजाया। गांधी ने जाके सब हटाओ, कुछ यहाँ जरूरत ही नहीं, क्यों इससे अननेसेसरी चीज़ें हटा दी गई सब चीज़ें। बहुत लोग आलोचना भी करते हैं गांधी का एस्थेटिक्स बहुत डेवलप नहीं था, लेकिन मेरी एक छात्रा ने काम किया है गांधीज एस्थेटिक्स। उनका एस्थेटिक्स अपने तरह का था कि भाई पर्यावरण को हानि पहुंचा के मुझे एस्थेटिक्स नहीं चाहिए, मेरा एस्थेटिक्स है पर्यावरण के साथ रहने का। ये जो पर्यावरण के साथ जीने का एस्थेटिक्स है, जिसे मैं कहता हूं डेमोक्रेटाइजिंग आवर रिलेशनशिप विथ नेचर के साथ। और ये हमें आदिवासियों से सीखने की जरूरत है। गांधी क्या थे? एक बड़ी खासियत थी कि लगातार सीखते जाते थे।
भाई क्या आदमी है, निकले हैं पोरबंदर से, विदेश पढ़ने चले गए, कौन सा कभी गांव में वो रहे, लौट के आए, उन्होंने क्या किया, पूरा हिंदुस्तान घूमा और सीखा, जगह जगह सीखा, उसी सीख को लेके उन्होंने एक विचार के रूप में परिणत किया। ये एक्सपेरिमेंट हमें आज भी करने की ज़रूरत है। मेरे एक छात्र ने आदिवासियों पे पीएचडी किया है, वो आदिवासी छात्र है, वो कहता है कि पर्यावरण के बारे में जो उनकी समझ है उससे बेहतर समझ मॉडर्न साइंस की नहीं है। तो हमें उनसे लेना पड़ेगा कि कैसे हम पर्यावरण, आप सोचो ना, हजारों साल से वो जंगल में रह रहे हैं, जंगल खत्म नहीं हुआ। हम 20 साल से पुणे में रह रहे हैं, आधा जंगल हमने खत्म कर दिया होगा अभी तक में। तो हम तो जंगल को साफ करते हैं, वो बचाते हैं, तो उनके पास कोई टेक्निक तो ज़रूर है जिसे हम समझने की ज़रूरत है। तो गांधी कहते हैं कि पर्यावरण के साथ जीने के जो टेक्नोलॉजी हैं उनको लेके आप चलो। आप यदि पर्यावरण के एक संकट को ख़त्म करने के लिए दूसरा संकट उत्पन्न करते हो तो उससे काम नहीं चलेगा। जैसे वो छात्र मेरा कहता है कि यहाँ पर्यावरण को कैसे संभाला जा रहा है, दिल्ली में धुआं निकल रहा था तो सीएनजी ले आया, सीएनजी से धुआं निकला तो बैटरी ले आया, अब बैटरी को कहाँ फेंकेंगे, वो पर्यावरण क्रिएट करेगा, तो अब दूसरा कुछ उपाय करेंगे, उसके लिए पृथ्वी के अंदर कुछ गंदगी फैलाएंगे। तो आपको सोचना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी से टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व किया जा सकता, उसमें पैराडाइम शिफ्ट की ज़रूरत है। आपकी आवश्यकताओं को सीमित करने की ज़रूरत है। कैसे सीमित किया जाए, कैसे हम ऐसा सोचें कि हम पर्यावरण को तकलीफ़ न पहुंचाएं, इन चीज़ों पे हमें बात करने की ज़रूरत पड़ेगी। चौथा प्रॉब्लम है, और पांचवा प्रॉब्लम है जिससे मैं थोड़ा ज़्यादा समय देना चाहूँगा क्योंकि हमारा ज़्यादा प्रॉब्लम वो हो रहा है। चौथा प्रॉब्लम जो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा है वो है वॉर का, युद्ध का। अभी जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, और ये युद्ध की स्थिति बढ़ने वाली है, दो कारणों से बढ़ने वाली है। पहला कारण तो ये है कि हमने युद्ध का सामान ही इतना बना लिया है कि उसे करेंगे क्या, कोई तो उपयोग करना पड़ेगा। लैप्स कर रहा है, हमारी गोलियां लैप्स कर रही हैं, अभी बेचना भी है हमें, तो हमें डेमोन्स्ट्रेट करना है कि हमारे पास बहुत अच्छी गोलियां हैं, तो लैप्स गोलियां हमने चला ली ताकि हमारा प्रोडक्शन फिर बढ़ जाए। तो अभी यूक्रेन से जो वार हो रहा है, लोग कहते हैं अमेरिका अपने अस्त्र शस्त्र को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि दुनिया में उसका मार्केट बढ़ जाए। तो एक तो ये भी कारण है, जिस चीज़ का हम प्रोडक्शन करेंगे उसके कंजम्पशन का भी तो कोई उपाय करेंगे, उसका मार्केट ढूंढेंगे। मुझे याद है एक टेलीविजन में डिबेट चल रहा था कि भाई कोल्ड वॉर खत्म हो गया, और आर्म्स इंडस्ट्रियलिस्ट जो बैठे हुए थे उससे पूछा था क्या करोगे, कोल्ड वॉर तो खत्म हो गया। उसने कहा वी हैव लॉट ऑफ होप इन साउथ एशिया। अब उनका होप क्या था साउथ एशिया में कि इंडिया पाकिस्तान लड़ेगा तो हमारा आर्म्स वहाँ पे बिकेगा, ये उनका होप है। तो ये जो आर्म्स प्रोड्यूसर जो दुनिया के हैं वो होप किए बैठे हैं कि इंसान लड़ने वाला है। तो एक तो ये कारण है। दूसरा एक बड़ा कारण है जहाँ की गांधी बहुत उपयोगी हमारे लिए है, वो है कि हमें ये नहीं मालूम है अभी तक कि हम साथ कैसे रहें। सब कुछ के बावजूद दुनिया को इस वक्त कोई उपाय नहीं लग रहा है कि हम साथ कैसे रहें। एशियाई समाज की बड़ी खासियत है, हजारों साल तक यहाँ मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस, मल्टी लिंगुअल, सो मेनी थिंग्स साथ हम लोग रहे हैं। हमने कोई ना कोई तरीका ढूंढा है साथ रहने का। और गांधी जैसे लोग, टैगोर एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि जो ज्ञान परंपराएं हैं वो नदियों की तरह हैं, कि नदियाँ प्रवाहमयी हैं, बीच में रुक जाती हैं, उसके अंदर गाद जम जाता है, फिर ये गांधी जैसे लोग आते हैं, उस गाद को साफ करते हैं, फिर प्रवाह बन जाती है। तो ये प्रवाहमयी समाज जो हमारा रहा है सैकड़ों साल से, वो हमारे पास एक बड़ी टेक्नोलॉजी है जिसे मैं कहता हूँ डायलॉग की टेक्नोलॉजी, संवाद की टेक्नोलॉजी, जो गांधी बार बार एम्फेसाइज करते हैं, जो सत्याग्रह की बात करते हैं। पहले ये बता दूं कि क्या खतरा है, फिर मैं आज पे आऊँगा कि क्या गांधी का कॉन्ट्रीब्यूशन में हो सकता है। खतरा ये है कि दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है एशियाई समाज को छोड़कर, जहाँ अलग अलग धर्म और जाति और प्रजाति के लोग एक साथ रह रहे हैं। आप देखिए फ्रांस मोनो रिलीजियस, मोनो कल्चरल था, पहली बार ऐसा हो रहा है कि साइजेबल नंबर ऑफ अदर रिलीजन वहाँ अवेलेबल हो रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। इंग्लैंड, पूरा यूरोप को आप देख लें, ये समस्या है। अब ये जो अलग तरह के लोग हैं उनके साथ कैसे रहा जाए, कैसे संवाद किया जाए, ये यदि नहीं हो पाएगा तो हमारे अंदर एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का बढ़ना जारी रहेगा, और ये बढ़ता ही जा रहा है। जो एलिनेशन मैंने बोला, अकेलापन, वो अलग तरह का कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है। अमेरिका में आप जाएं तो आपको कई उदाहरण मिलेंगे
कि छोटा बच्चा घर से बंदूक लेके आया, स्कूल में जाके 4 लोगों को मार दिया, मुझे इसमें कोई इतराज़ भी नहीं है, चलो ठीक है, गुस्से में मारा होगा शायद, नहीं, कोई उद्देश्य नहीं था मारने का। सबसे खतरा ये है कि मारने के लिए कोई प्रोवोकेशन नहीं है, कोई किसी को छेड़ा नहीं है, ऐसे ही जाके मार के आ गया। तो ये बड़ा खतरनाक है। लेकिन उससे खतरनाक ये है कि जो समाज में अलग अलग तरह के लोग रह रहे हैं, उनके अंदर एक संवाद नहीं हो पा रहा, उनके अंदर झगड़ा हो रहा है। स्टीफन हॉकिंग, एक बार उनको शौक चढ़ा कि मैं स्पेस जाके देखना चाहता हूँ, तो स्पेस में गए, लौट के आए तो लोगों ने पूछा, पत्रकार ने, कि आप क्यों गए इतना जहमत उठाने के लिए, आपकी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं रहती है, आपका फिजिकल कंडीशन ख़राब है। उन्होंने कहा कि मरने के पहले मैं देखना चाहता था कि अगले आने वाले समय में 100 साल में इंसान कैसे रहेगा, कहाँ रहेगा। कहा क्यों? बोला पृथ्वी तो रहने लायक नहीं रहेगा। बोला क्यों? बोला कि पृथ्वी पर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा होगा, और कॉन्फ्लिक्ट केवल बढ़ेगा नहीं बल्कि मास किलिंग का जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जो एक साथ बहुत से लोगों को मार सकता है, वो बहुत ज़्यादा ईजाद होगा और बहुत सस्ता होगा। तो ये आप देखेंगे कि इस कॉन्फ्लिक्ट में पहले 1-2 लोग मरते थे, अभी 1000 लोग ऐसे ही मर जाएंगे। और हम देख रहे हैं गिनती ही खत्म हो गई है। यूक्रेन और इसमें वॉर में कितने लोग मारे जा रहे हैं, हमारे इंसान ही तो मारे जा रहे हैं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें एक बड़ी समस्या ये है कि इनको संवाद का टेक्निक नहीं पता है, संवाद कैसे किया जाए। गांधी उस संवाद के टेक्निक को का इजाद ही नहीं करते हैं, उसको डेवलप ही नहीं करते, बल्कि उसमें नया नया आयाम जोड़ते हैं। क्या करते हैं गांधी? संवाद के लिए कैसे बताते हैं? गांधी कहते हैं मैं अनेकांतवादी हूँ। ये अनेकांतवाद एक बहुत इंटरेस्टिंग दर्शन है, ये जैनियों का दर्शन है। कब पैदा हुआ ये दर्शन? बिहार में एक वैशाली प्रांत जगह हुआ करती है। 6th सेंचुरी BC में वैशाली में, इमेजिन कीजिए आप, ये पुणे जैसी कोई जगह होगी जहाँ की महावीर भी थे, महावीर जैन भी थे और गौतम बुद्ध भी थे, और अजीत केस कम्बल जो मेटेरियलिस्ट थे, चारवाकी थे, वो भी रहते थे। ये सब लोग उसी क्षेत्र में रहते थे और खूब झगड़ा होता था, फिलोसफिकल झगड़ा चलता था उनके बीच में। तो वहाँ पे जैन ऋषियों ने कहा कि भाई एक दर्शन हम लोग को ईजाद करते हैं जिसका नाम है अनेकांतवाद। इसका मतलब ये है कि कोई भी आदमी पूर्ण सत्य को नहीं जान सकता है, हम सब लोग अधूरे सत्य को जानते हैं। तो फिर क्या करें? तो पहली बात तो ये है कि अधूरे सत्य को यदि आप जानते हैं, यदि मान लेते हैं आप, तो दूसरे को आप गाली गलौज नहीं करेंगे, मारपीट उसका नहीं करेंगे, क्योंकि क्या पता उनके पास भी सत्य हो, मेरे पास भी सत्य हो। दूसरी बात कि फिर हम संवाद में बैठेंगे, एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे। गांधी कहते थे मैं अनेकांतवादी हूँ। ये अनेकांतवाद बहुत इंटरेस्टिंग दर्शन है, अभी दोबारा से उसको खूब पढ़ने की जरूरत है। महालनोबिस एक बड़े चिंतक थे भारत के। तो जब इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन में वो भाषण कर रहे थे, तो लोगों ने उससे पूछा कि भाई ये जो प्रोबेबिलिटी आप कर रहे हैं थियरी, इसका फिलॉसफी क्या होगा? तो उन्होंने कहा अनेकांतवाद इसका फिलॉसफी है। और उन्होंने एक बड़ा लेक्चर उस वक्त डेवलप 60 के दशक में, 50 के दशक में एक लेक्चर डिलीवर किया था। उस लेक्चर को पढ़ने लायक है वो, कि कैसे कहते हैं कि फिलॉसफी है। तो मुझे लगता है गांधी जी 6th सेंचुरी BC के उस फिलॉसफी को पकड़ के लाए और बोले कि देखो ये फिलॉसफी है संवाद का फिलॉसफी, जिसमें ये मान के चले हम लोग कि हम सब के पास अधूरा सत्य है और हमें सत्याग्रह करना चाहिए। अपने सत्य को हम छोड़े भी नहीं, साथ में बैठे, लेकिन ये मान के बैठे कि तुम्हारा सत्य भी सही हो सकता है, मेरा भी सही हो सकता है। हम दोनों संवाद करें, विवाद और वितंडा ना करें, और फिर हम उससे एक नया सत्य उपलब्ध करें। और ये लगातार प्रक्रिया चलती रहे ताकि हम लड़े नहीं और संवाद के थ्रू अपना विकास करते रहें। ये जो टेक्निक गांधी का है, मैंने अभी एक प्रोग्राम चलाया, मेरे कुछ स्टूडेंट्स जो गांधी से बहुत प्रभावित हैं, जिन्होंने ट्रेंड किया है गांधी में, मेरी एक छात्रा है, वो कहती है कि गांधी सत्याग्रह एंड गांधी टेक्निक, नॉन वायलेंट टेक्निक इज मोर रेडिकल देन वायलेंस। तो जो आप बात सुबह कह रहे थे, ये ज़्यादा रेडिकल है ये। तो उस पर दो का बड़ा ज़बरदस्त काम उसने किया है इस बात पे कि सत्याग्रह में क्या प्रयोग चल रहे हैं। तो उसने एक डायलॉग सीरीज चलाया जो दुनिया के बड़े फिलोसफर्स के साथ बातचीत हुई। दो डायलॉग यूट्यूब पर है, आप देख सकती हैं कभी। मार्क जुरिन स्मायर एक बड़े फिलोसफर हैं, चिंतक हैं अमेरिका में, और एक एलन डगलस हैं, गांधीवादी हैं, वो भी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। तो उन्होंने संवाद चला कि भाई क्या होगा दुनिया में जो चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट, का क्या होगा। दोनों ने कहा गांधी के अलावा कोई तीसरा उपाय नहीं है दुनिया के पास, उन्हें गांधी के पास ही जाना होगा ये तब तय करने के लिए कि संवाद को कैसे स्थापित किया जाए ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट को हम ख़त्म कर सकें। तो ये जो वॉर अमंग नेशंस है या वॉर अमंग कम्युनिटीज़ है,
इन सब चीज़ों में मुझे लगता है कि गांधी के पास जो संवाद का टेक्निक है उसके अंदर हमें जाना होगा, उससे सीखना होगा और उसको इम्प्रूव भी करना पड़ सकता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज तो बहुत कुछ डेवलप कर गया है, टेक्नोलॉजी इतना डेवलप कर रहा है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, उसको इम्प्रूव करें। अभी हम लोग एक वर्कशॉप डेवलप कर रहे हैं कि बहस कैसे की जाए इस पर, क्योंकि हमारे बच्चों के पास अब जो बहस की ट्रेनिंग है वो टेलीविज़न से मिल रही है। अब आप देख सकते हैं कितना वायलेंट बहस होता है, मारपीट, आजकल तो मारपीट गाली गलौज भी करने लगे टेलीविज़न पे, अब तो टेलीविज़न जाना पाप हो गया है। तो हमारे बच्चों को वही बहस के, तो लोग बच्चे बहस नहीं कर पा रहे हैं स्कूलों में, इसलिए वायलेंस पे उतर जाते हैं। जब आप बहस करेंगे तो वायलेंस नहीं करेंगे। तो वो बहस के टेक्निक को कैसे ट्रेंड किया जाए बच्चों को, हमारे पास इसके बहुत फिलोसफिकल स्कूल्स रहे हैं। न्याय स्कूल ऑफ थॉट है जो बहस करना ही सिखाता है हमें कि बहस कैसे किया जाए। तो हम लोग उस सबको मिला के अभी एक बहस के लिए वर्कशॉप तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी कारण है कि JNU वालों को आजकल नौकरियाँ नहीं मिलती हैं, तो मैंने कहा ये सब काम करो जिससे तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। तो ये हमें सीखने की ज़रूरत होगी और इम्प्रूव करना पड़ेगा उस मॉडल को, और दुनिया को ये देना पड़ेगा। गांधी का बहुत बड़ा देन ये है, वो कहते हैं कि डायलॉग से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है, हो सकता है। आखिरी प्रॉब्लम मेरा है वो है रिलीजन एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, धर्म और ये जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, क्योंकि इससे हम बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं, अभी बहुत परेशान हैं इस चीज़ से। लगातार बम्बार्डमेंट हो रहा है हमारे दिमाग पे। एक कॉन्सेप्ट है आइडियोलॉजी के बारे में कि वो क्या करते थे, ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ लाउड स्पीकर लगा हुआ शोर मचा रहा है और हमारे दिमाग में बार बार घुसाया जा रहा है। और हमारे दिमाग का एक, अब न्यूरोलॉजिस्ट लोग कहते हैं ना कि हमारे दिमाग का जो तंतु है वो इलास्टिक होता है, उसमें एक प्लास्टिसिटी होती है। तो जो कुछ आप बार बार सोचने लगते हैं वो तंतु वैसा ही मुड़ने लगता है, वही काम वो फिर करने लगेगा। तो हमारे दिमाग को ही हैक कर लिया जाता है। हैकिंग, माइंड हैकिंग का आजकल कॉन्सेप्ट आ गया, आपके माइंड को हैक कर लेगा वो। तो स्वराज ऑफ चिंतन जो गांधी कहते हैं बार बार, वो स्वराज ऑफ चिंतन की हमें जरूरत है कि स्वराज ऑफ आइडियाज़ की जरूरत है कि कैसे हम अपने चिंतन को बरकरार रख सकें। इस पर अभी हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में सबसे बड़ी समस्या इंसान की ये भी होने वाली है कि जो चैट GPT वगैरह आ रहा है, तो हमारा ओरिजिनल थिंकिंग हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो उस पर अभी बाद में कभी बात कर सकते हैं हम लोग, लेकिन ये रिलीजन वाली बात पे जरा समझने की जरूरत है। गांधी क्या सजेस्ट करते हैं इसमें। हिंद स्वराज आप पढ़ें, गांधी कहते हैं आई एम वरीड नॉट बिकॉज पीपल आर बिकमिंग रिलीजियस बट बिकॉज पीपल आर बिकमिंग इररिलीजियस। आई एम वरीड अबाउट दैट कि लोग धर्म को ही नहीं फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जब मैं कहता हूँ हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, तो मैं हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी की बात नहीं करता हूँ, मैं धर्म की बात करता हूँ। वो एक धर्म है, एक कोर धर्म है जो हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी सबके अंदर है। बहुत कोर आइडिया है वो। उस कोर आइडिया को हमें पकड़ना है और वहीं से सबको एग्जामिन करना है। वो कहते हैं कि जब सारे स्कूलों में धर्म की पढ़ाई होनी चाहिए, कौन पढ़ाएगा, उनसे पूछा जाता है। तो नॉट मौलवीज एंड पंडित्स एंड पादरीज, वो पढ़ाएगा मॉडर्न एजुकेटेड इंग्लिश मैन। क्यों? क्योंकि उसने रीज़न करने में मास्टरी किया हुआ है। जैसे विवेकानंद कहते हैं यदि धर्म और रीजन के बीच में, रिलीजन और रीजन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो जो धर्म रीजन को ना स्टैंड कर सके उसको बाहर फेंको, काम का नहीं है, वो यूजलेस है। तो रीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो गांधी कहते हैं रीजन से देखो ना क्या चीज़ उसके अंदर हमारे काम का है। भाई इंसान ने हज़ारों साल तक जो कुछ भी ज्ञान अर्जित किया है वो तो फिजिक्स की किताबों में नहीं अर्पित किया है, वो तो किसी न किसी रिलीजन में सुरक्षित रखा है, अलग अलग एरिया में, अलग अलग जगह में। तो उसके ज्ञान को वहाँ से निकालो, वो ज्ञान का भंडार भी है, उसमें जो छोड़ना है उसे छोड़ो। छोड़ना क्या है? सुपरस्टिशन को छोड़ना है। छोड़ना क्या है? उसके अंदर जो गड़बड़ियाँ आई हैं उसको छोड़ना है। क्या मूल तत्व है ज्ञान का, रिलीजन का? वो हिंद स्वराज में लिखते हैं दया धर्म को मूल है। ये वैज्ञानिक तत्व है, यही धर्म है, दया धर्म को मूल। जो आप कह रहे थे कि पापाय परपीड़नम, पुण्य जो है वो धर्म है, पाप है जो वो परपीड़न है। तो सीधी सी बात है। तो गांधी कहते हैं हमें हर एक धर्म को री एग्जामिन करने की जरूरत है। और ये गांधी केवल नहीं कह रहे हैं, आप देखिए परंपरा उठाइए, कबीर से उठा लीजिए, आप लगातार चल रहा है, बुद्ध से ले लीजिए, लगातार हम एग्जामिन करते हैं, धर्मों को बदलते रहते हैं, चीज़ों को उसमें चेंज करते हैं। वो धर्म जब चेंज ना होने लगे तो परेशानी शुरू हो जाती है।
तब वो सड़ने लगता है। उसे चेंज होना पड़ेगा, बार बार समय के साथ बदलना पड़ेगा। जो उसका मोरालिटी का सोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। आप देखिए, आपने कहा ना, जब वारकरीज का प्रोग्राम चलता है तो क्राइम रेट 0 हो जाता है, माइनस हो जाता होगा। पटना चले जाए, पटना का क्राइम रेट बहुत हाई है। छठ के टाइम में पटना का क्राइम रेट माइनस है। तो माइनस कैसे मैं कहता हूँ कि रात के 12 बजे कोई लड़की गहने से लद के पटना में कहीं चली जाए छठ के दरमियान, उसको कुछ नहीं होगा। यदि वो कहीं फंस गई किसी प्रॉब्लम में तो लोग उसको उठा के घर पहुँचा देंगे। इसका मतलब है कि रिलीजन हमारे अंदर के ह्यूमन एसेंस को अपील भी तो करता है। ये जो अपील है रिलीजन का, गांधी कहते हैं उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। यदि हम इसको प्रोटेक्ट करने लगे तो फिर आपस में हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ये परिवर्तन यदि धर्म के अंदर हो कि उस एसेंशियल तत्व में हम हर एक धर्म में लौटें तो प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन गांधी एक बात और कहते हैं, ये बहुत से लोग कहते हैं जो गांधी सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं, तो मत छेड़ो धर्म को, दूसरा धर्म का रिजेक्ट करो, नहीं, रेस्पेक्ट करो, टॉलरेट मत करो, लेकिन आलोचना मत छोड़ो। यदि कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उसकी आलोचना भरपूर करो। और वो कहते थे मैं पाकिस्तान में हिंदू हूँ और हिंदुस्तान में मुसलमान हूँ और मैं भरपूर आलोचना करूँगा उसकी, क्योंकि यदि आलोचना आप नहीं करोगे तो परिवर्तन भी नहीं होगा। और यदि आपके धर्म की कोई आलोचना करता है तो आप उसको दुश्मन मत मानो, उसको दोस्त मानो कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, कि भाई आपके अंदर गड़बड़ियाँ आ गई हैं, उसको ठीक करने की जरूरत है, आप उसको बदलिए। और इस बदलाव में यदि कोई क्रिटिक कर रहा है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। तो गांधी मुझे लगता है कि रिलीजन के मामले में बहुत स्पष्ट है कि रिलीजन एक नॉलेज सिस्टम है। रिलीजन क्या नहीं है? रिलीजन आइडेंटिटी नहीं है। अभी जो परेशानी हो रही है वो क्या है कि रिलीजन को आइडेंटिटी पे हम रिड्यूस कर देते हैं। रिलीजन को जैसे ही आप आइडेंटिटी बनाएंगे, आइडेंटिटी के साथ बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? जरा उसको थोड़ा खोल के मैं समझने की कोशिश करता हूँ। आइडेंटिटी के 4 स्टेजेज हैं। पहला स्टेज होता है आइडेंटिटी आइडेंटिफिकेशन। हम दोनों लोग एक जैसे दिखते हैं, या हम दोनों लोग एक गांव से आते हैं, या हम दोनों लोग एक जैसा खाना खाते हैं, या एक शहर से हैं, तो हमारे अंदर एक आइडेंटिटी जैसी होती है। पुणे में हम हैं, अब पूर्णिया का कोई बंदा मिल जाए मुझे तो बड़ी खुशी होती है कि अरे यार मिलते हैं इससे, चलो शाम में मिलते हैं, बातचीत करते हैं। ये आइडेंटिटी आइडेंटिफिकेशन है। ये बहुत नेचुरल है ह्यूमन बींग्स के लिए। हम कनेक्टेड बींग्स हैं, हमारे लिए नेचुरल है। दूसरा क्या होता है? आइडेंटिटी फॉर्मेशन। अब यहाँ पे 150 लोग हैं पूर्णिया, मेरे गांव के, मेरे शहर के। सबसे मैंने कहा यार ऐसा करते हैं, हर एक सैटरडे को मिलते हैं, खाना पीना खाते हैं, तो मीटिंग होती है। अच्छा खाना जो वहाँ खाते थे उसको सेलिब्रेट करते, पुणे में नहीं मिलता है तो हम बनाते हैं, उसको खाते हैं। तो हमने एक एसोसिएशन बना लिया है जो हिसाब किताब रखता है, काम कर रहा है, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे ऐसे दुनिया भर में एसोसिएशन काम करते हैं। यहाँ तक परेशानी नहीं है। परेशानी कहाँ शुरू होती है? जब हम शुरू करते हैं आइडेंटिटी कंसोलिडेशन। जब हम कहते हैं भाई देखो अब हम लोगों को एकजुट मिल के रहना है और हमें इस आइडेंटिटी से खतरा है। क्योंकि जब हम आइडेंटिटी कंसोलिडेशन में जाते हैं तब हम एक अदर क्रिएट करते हैं, दूसरा क्रिएट करते हैं। ये बंदा मेरा जैसा नहीं है, दूसरा आदमी है, वो मेरा दुश्मन है। और जितना उसको हम गाली देते हैं उतना हम अपने आप को एकजुट करने की कोशिश। कई बार तो उसको गाली इसलिए देते हैं कि हम अपने आप को एकजुट कर सकें। कई बार उससे अपने को पिटवा लेते हैं ताकि हमारे जो दोस्त है वो हमारे करीब आ जाए, यार पिट गया बेचारा आइडेंटिटी के चक्कर में। ये यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होता है, ये असली प्रॉब्लम है। और फिर होता है आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ हम लड़ाई में घुस जाते हैं। इस 4 प्रक्रिया में गांधी मुझे लगता है पहली 2 प्रक्रिया को खूब अच्छे से समझते थे और मानते थे, और बाकी 2 प्रक्रिया को डिसआर्म करने का टेक्निक्स अपनाते थे, तरीका ढूंढते थे कि उसको कैसे डिसआर्म किया जाए। तो पहुंच जाते थे किसी के पास आराम से, कोई परेशानी उनको नहीं थी। मैंने एक्सपेरिमेंट किया, ये मुझे करना पड़ा। मेरे गांव में हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं। मैं गांव पहुंचा तो वहाँ पे पता चला कि हिंदू लोगों को बहुत शक हो रहा है कि मुसलमान लोगों के बीच में कोई ऐसी प्रक्रिया चल रही है जिससे कुछ हो सकता है। मैंने कहा क्या हो सकता है, चलो मैं उनके गांव में चला गया, उन लोगों से बातचीत की। उन्होंने कहा अरे मोहम्मद साहब का जन्मदिन है, हम लोग सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके बीच में जो 2 सेक्ट हैं उनके बीच में इसको लेके इशूज था। तो बात खत्म हो गई। ये जो डायलॉग की प्रक्रिया है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को डिसआर्म करने के लिए, ये अडॉप्ट करने की जरूरत है।
ये जो ऐसे लोग हैं जो इनसे बाहर निकल के सोच सकते हैं, वैसे लोगों का होना जरूरी है, जिसे मैं कहता हूं गांधी जन। गांधी जन का होना जरूरी है। ये गांधी जन ऐसे लोग हैं जो इस प्रक्रिया से ऊपर उठ के सोच सकते हैं और लोगों का उसके ऊपर ट्रस्ट होता है कि ये आदमी बिगाड़ के डर से भी सच बोलेगा। प्रेमचंद की जो कहानी है पंच परमेश्वर, कहता है बिगाड़ के डर से सच नहीं बोलोगे क्या? वो जो पंच परमेश्वर का तत्व है, जो पंच के अंदर जो परमेश्वरत्व का तत्व है, गांधी मुझे लगता है उस पर ट्रस्ट करते हैं। ये जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से हमें फाइट करना है, ये फाइट करना है इस गांधीयन तरीके से। जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स वाले लोग होते हैं, वो लोग ज़्यादा डरते उससे नहीं हैं जो उनका घोर विरोधी होता है। वो डरते उसी आदमी से हैं जिस आदमी का एक्सेप्टेंस दोनों कम्युनिटी में हो जाता है, उसी से उनको डर लगता है। इसीलिए गांधी से डरते थे। गांधी क्या था बेचारे? क्यों गांधी को मारने की जरूरत पड़ेगी किसी को? क्योंकि गांधी का एक्सेप्टेंस दोनों जगह है, ये उनका प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है गांधी ये बताते हैं कि आप अपने कम्युनिटी से बाहर निकल के सोचिए। एक बड़े प्रोफेसर थे जवाहरलाल दिल्ली यूनिवर्सिटी में, JPS ओबेरॉय सोशियोलॉजिस्ट थे और गांधीयन थे। वो कहते थे, उन्हें हमने एक बार इनवाइट किया कभी बोलने के लिए 84 रॉइट के बाद। तो सिख थे, तो उन्होंने कहा तुम मुझे इसलिए बुला रहे हो कि मैं सिख हूँ, मैं नहीं आऊँगा। इफ़ आई विल स्पीक फॉर सिख देन हु विल स्पीक फॉर ह्यूमैनिटी? आई थिंक वी नीड सच पीपल हु कैन स्पीक फॉर ह्यूमैनिटी। लेकिन मैंने उनसे कहा कि सर, जब सिख प्रॉब्लम में हो तो स्पीकिंग फॉर सिख इज स्पीकिंग फॉर ह्यूमैनिटी। So we all should be ready to speak for a group which is suffering, because speaking for that group is speaking for humanity. He agreed. मुझे लगता है गांधी के पास ये जो तिलस्म है, he was always speaking for humanity. Whenever he was speaking for India, आप यदि उनके तर्कों पे जाएंगे कि हमें क्यों स्वतंत्रता चाहिए, तो वो सोवेनिस्ट, नेशनलिस्ट सोवेनिस्ट तर्क नहीं है। वो कहते हैं कि स्वतंत्रता इसलिए हमें चाहिए कि तुम्हारे लिए जरूरी है हमें स्वतंत्र होना, नहीं तो तुम परेशानी में रहोगे। ये जो आर्ग्यूमेंट क्रिएट करने की गांधी की क्षमता है, ये मुझे लगता है कि सीखने की जरूरत है, जिससे हम कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का कॉन्फ्लिक्ट है, जिसने रिलीजन को रिड्यूस कर दिया है आइडेंटिटी के ऊपर, जो रिलीजन का रिसोर्सेस है वो भी धीरे धीरे डिप्लीट कर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि रिलीजन के अंदर मुझे हमेशा लगता है, और मैं अपने बहुत से दोस्तों से, मार्क्सवादी दोस्तों से डिसएग्री करता हूँ, और बाय द वे मैंने मार्क्सिज्म एंड रिलीजन पे ही काम किया है पूरा कई सालों तक। मुझे लगता है कि इवन मार्क्स ये कहता है कि रिलीजन इज द सोल ऑफ सोललेस सोसाइटी, इट इज हार्ट ऑफ द हार्टलेस वर्ल्ड एंड इट इज ओपियम ऑफ द मासेस। तो ये सोल ऑफ द सोललेस सोसाइटी है, हार्ट ऑफ द हार्टलेस वर्ल्ड है। हम जब भी क्राइसिस में होते हैं तो हम उसके पास जाते हैं, इसलिए नहीं कि हम भगवान पे विश्वास करते, नहीं भी विश्वास करते हैं फिर भी जाते हैं। गांधी कहते हैं यू हैव टू इन्वेंट गॉड, इफ देयर इज नो गॉड यू हैव टू इन्वेंट वन। जयप्रकाश और गांधी में बहस चल रही है। जयप्रकाश मार्क्सवाद सीख के आए थे अमेरिका से, कहते हैं इन्वेंट वन, क्योंकि वो हमें फोर्स स्ट्रेंथ देता है, लड़ने का स्ट्रेंथ देता है। वो जो स्ट्रेंथ है जब वो देना खत्म कर दे, यदि रिलीजन स्ट्रक्चर ऑफ डोमिनेशन के लिए काम करने लगे स्ट्रक्चर ऑफ लिबरेशन के बदले, तो वो रिलीजन नहीं है। रिलीजन का काम है ह्यूमन बीइंग्स को लिबरेट करना, डोमिनेट नहीं करना, भय से लिबरेट करना, रिलेशनल बनाना। ग्रामसी बड़े मार्क्सिस्ट थे, वो कहते थे कि रिलीजन एक स्पेस क्रिएट करता है जहाँ सब लोगों की मुलाकात हो सकती है, अलग अलग क्लासेस की मुलाकात भी होती है। वो बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस है, लेकिन उस स्पेस को कोई दूसरा यदि अप्रोप्रिएट करता है कॉन्फ्लिक्ट के लिए, तो फिर क्या टेक्निक होगा उससे बाहर निकलने का। मुझे लगता है इसके लिए 21वीं सदी में गांधी के अलावा किसी के पास कोई तरीका नहीं है, न मार्क्स के पास है। अंबेडकर भी इस बात को मानते हैं, कहते हैं रिलीजन ऑफ रूल एंड रिलीजन ऑफ प्रिंसिपल्स, दो तरह के रिलीजन है। रिलीजन ऑफ प्रिंसिपल्स इज करेक्ट रिलीजन, क्योंकि जो प्रिंसिपल है वो ह्यूमैनिटेरियन है, और रूल जो है वो डोमिनेंट कास्ट, डोमिनेंट क्लास ने बनाया है, उसे हमें तोड़ना है। इसलिए बुद्धिज्म पे जब वो बात करते हैं तो लिखते हैं, सबसे पहला सेंटेंस है रिलीजन इज नेसेसरी फॉर सोसाइटी।
बट व्हाट रिलीजन, विच रिलीजन इज नेसेसरी फॉर सोसाइटी, फिर उसके अंदर वो डिटेल में जाते हैं। तो गांधी कहते हैं कि भाई उसको छोड़ो, यथावत मत छोड़ो, किसी रिलीजन को यथावत मत छोड़ो, उससे एंगेज करो, उसको पढ़ो, उसको ट्रांसफॉर्म करो, उसका जो रिसोर्सेस है उस रिसोर्सेस को सामाजिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उपयोग में लाओ। कॉग्निटिव रीडिंग करो उसका, रिलीजन का भी, जैसे और चीज़ों का हम कॉग्निटिव रीडिंग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि रिलीजन पे इससे मैच्योर थिंकिंग दुनिया में इस वक्त मुझे नहीं मिला। मैंने सब लोगों को पढ़ा है और काफ़ी सालों से मैं इसका अध्ययन कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि कारण भी इसका है। कारण ये है कि 3 तरह के समाज हैं। एक ऐसा समाज जहाँ धर्म पैदा होता है, एक ऐसा समाज जहाँ धर्म माइग्रेट करता है, एक ऐसा समाज जहाँ धर्म ट्रांसपोर्ट होता है। दुनिया के सारे बड़े धर्म तो एशियाई समाज में पैदा हुए हैं और उसमें से कई तो हिंदुस्तान में ही पैदा हुए हैं। और यूरोप में धर्म माइग्रेट करता है, धीरे धीरे जाता है, 100 ईयर्स ऑफ वॉर होता है, क्रिश्चियनिटी का पूरा चर्च पावरफुल हो जाता है, ऑलमोस्ट स्टेट हो जाता है, किसी नॉलेज को डेवलप करने नहीं देता है। फिर वहाँ क्लैश शुरू होता है। और रसिया में रशियन जार ने बुलाया, एग्जीबिशन लगाया सारे धर्मों का, फिर उसमें से एक को सेलेक्ट किया, बोला कि तुम चलो कल से स्टेट रिलीजन तुम्हारा रहेगा और तुमको सपोर्ट दिया जाएगा। इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा इस पर भी मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं इतनी सी बात जरूर करूँगा कि क्योंकि ये समाज ऐसा है, इसीलिए यहाँ के जो चिंतक हैं, चाहे वो कबीर हो, चाहे वो गांधी हो, चाहे वो टैगोर हो, चाहे वो अंबेडकर हो, ये सब लोग इसको महत्वपूर्ण मानते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि इसे हमेशा हमें लिबरेटिव डायरेक्शन में ले जाना होगा। और ये लिबरेटिव डायरेक्शन हमारे यहाँ बहुत बार एक्सपेरिमेंट हुआ है। जैसे टैगोर कहते हैं कि धर्म का जो मर्म है वो यदि कोई जानता है तो वो बाउल्स जानता है। बंगाल का जो बाउल्स है, बाउल्स क्या कहता है, मोनेर मानुस, आपके अंदर का जो मन का मनुष्य है उसको जगाओ, वो प्रेम जानता है, वो प्रेम करता है। ये जो संदेश मुझे लगता है कि है वो गांधी ने आत्मसात किया हुआ है और गांधी ने उसको एक पॉलिटिकल फिलॉसफी के रूप में डिज़ाइन किया है। उस डिज़ाइन को डिसाइफर करना अभी बाकी है। एक बड़े फिलॉसफर हैं अखिल बिलग्रामी, उन्होंने लिखा एक लेख गांधी एज फिलॉसफर। वो कहते हैं कि गांधी का जो उद्देश्य है वो है एक ऐसा समाज बनाना जिसमें नॉन एलिएनेटेड ह्यूमन बींग्स रह सकें, ऐसे लोग रह सकें, ऐसे लोग हो सकें जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर रहें, एक दूसरे को प्रेम करें और दूसरे की समस्याओं का समाधान करें। और वो तभी संभव है जबकि उन्होंने जो पॉलिटिकल फिलॉसफी डिज़ाइन किया है उसको हम अच्छी तरह से डिसाइफर करें। अभी मुझे लगता है गांधी को समझना भी बाकी है और 21वीं सदी में नए तरीके से समझना बाकी है। जब भी कोई बड़ा चिंतक होता है उसका कोई एक इंटरप्रिटेशन नहीं होता है और इसीलिए वो बड़ा होता है। हर वक्त हर समय में लोग उससे संवाद करते हैं और नए तरीके से उसे पढ़ते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि संवाद करना पड़ेगा, वो हमारी आत्मा है, वही तो कॉन्सेंस है हमारे। उनके पास बार बार हमें जाना पड़ेगा और नए सवालों को लेके जाना पड़ेगा और अपने सवालों को लेके जाना पड़ेगा और नए उत्तर को ढूंढना पड़ेगा। उसमें इसका कोई गुंजाइश नहीं है कि हम किताब लेके बैठ जाएं। नहीं, गांधी ने ऐसा तो नहीं कहा था। किताबों में गांधी नहीं है, किताबें क्या हैं, वो तो डेड लेटर्स हैं। आत्मा जो किताबों की है उसको हमें पकड़ना ज़रूरी है। और 21वीं सदी में यदि उस आत्मा को हम पकड़ लें तो बहुत सारी जो समस्याएं मैंने बताई, और भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं जहां हम नए तरीके से गांधी के साथ संवाद करके उनका उपाय ढूंढ सकते हैं। एक आखिरी बात मैं बताऊंगा। अभी एक बहुत बड़ी समस्या होने वाली है दुनिया में और हो भी गई है, वो है अल्जाइमर, भूल जाने की जो बीमारी होती है। मैं तो आश्चर्यचकित हूँ गांधी के बारे में सोच के। ये जो चरखा है, चरखा इज द बिगेस्ट बेस्ट मशीन टू फाइट अगेंस्ट अल्जाइमर, क्योंकि आपका जो माइंड और बॉडी कोऑर्डिनेशन है उससे बेहतर कहीं नहीं है। आपका जरा सा दिमाग हटा कि चरखा का वो ताना टूटा। तो हम सब लोगों को चरखा सीखने की जरूरत है अपने दिमाग को बचाए रखने के लिए 21वीं सेंचुरी में, नहीं तो सब लोग अल्जाइमर से गुजर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत मुझे अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करने में।